बारिश से भीगी एक अंधेरी रात, सुनसान सड़क और एक ऐसा रास्ता जहां मदद के नाम पर मौत खुद चल कर आती है। नंदनपुर की इस कहानी में डर किसी साए की तरह पीछे नहीं चलता, सामने आकर हाथ पकड़ता है। ये सिर्फ एक दहशत भरी घटना नहीं, बल्कि उस भरोसे की कहानी है जो अंधेरे में सबसे पहले टूटता है। आप सुन रहे हैं रात फ्लिक्स, जहां हर कहानी नींद से पहले डर छोड़ जाती है। नंदनपुर का वो छोटा सा कस्बा यूं तो आम दिनों में बहुत शांत रहता था, लेकिन हर बुधवार यहाँ का नजारा ही बदल जाता था। इस कस्बे में लगने वाला साप्ताहिक बाजार आसपास के दर्जनों गांवों के लिए जीवन रेखा की तरह था। उस दिन भादों का महीना अपनी पूरी रवानगी पर था। वर्षा ऋतु की वजह से प्रकृति का रूप रौद्र हो चुका था। आसपास की नदियां उफान पर थीं, नाले और पोखर पानी से लबालब भरकर किनारों को लांग रहे थे। आसमान से गिरती बूंदों के बीच मेंढकों की टर टर की आवाजें ऐसी लग रही थीं जैसे वे किसी आने वाली अनहोनी का संकेत दे रहे हों। नंदनपुर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा था कैथी गांव। यहाँ रहने वाला बुधई एक सीधा साधा और मेहनती इंसान था। उसकी पत्नी लाली का स्वभाव थोड़ा कड़क था। हर बुधवार की सुबह होते ही लाली का एक ही राग शुरू हो जाता। अजी सुनते हो, घर में नमक से लेकर तेल तक सब खत्म है। बाजार चले जाओ वरना शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। बुधई जानता था कि अगर उसने लाली की बात नहीं मानी तो उसका दिन तानों की बौछार में कटेगा। वो अपनी मानसिक शांति के लिए लाली के कहे अनुसार चुपचाप बाजार जाने की तैयारी करने लगता। उस बुधवार का माहौल कुछ अलग ही भारी था। रघु अक्सर अपने पड़ोसी राम प्यारे के साथ बाजार जाया करता था, लेकिन उस दिन मूसलाधार बारिश ने राम प्यारे के इरादों पर पानी फेर दिया। रघु ने घर की दहलीज पर खड़े होकर आसमान की ओर देखा। पश्चिम से आने वाली पछुआ हवाएं शरीर को कंपा रही थीं। काले स्याह बादलों ने सूरज को पूरी तरह निगल लिया था। बिजली की कड़क ऐसी थी कि जमीन दहल जाए। रघु ने सोचा कि शायद थोड़ी देर में बारिश थम जाए, लेकिन बादलों का घेरा देखकर लग रहा था कि आज कुदरत रुकने वाली नहीं है। करीब 4 घंटे तक रघु अपने घर के बरामदे में बैठा रहा। उसके सामने पानी की मोटी चादर गिर रही थी। उसे रह रहकर लाली की कड़क आवाज याद आ रही थी। उसे लगा कि अगर वो आज बाजार नहीं गया तो घर में गृहस्थी का चक्का जाम हो जाएगा। आखिरकार दोपहर के 3 बजे जब बारिश थोड़ी धीमी हुई तो रघु ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और भीगी हुई सड़क पर पैडल मारने लगा। उसके मन में एक ही संकल्प था, अंधेरा होने से पहले घर लौटाना। इसकी वजह थी रास्ते में पड़ने वाला वो विशालकाय पाकड़ का पेड़। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक प्राचीन चुड़ैल का वास है। रघु ने कभी उसे देखा नहीं था, पर उस रास्ते से गुजरते वक्त हमेशा उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती थी। आधे घंटे की मशक्कत के बाद वो नंदनपुर बाजार पहुंचा। बारिश की वजह से बाजार में वो रौनक नहीं थी जो अक्सर हुआ करती थी। कीचड़ और पानी के बीच उसने जल्दी जल्दी राशन का सामान समेटा, लेकिन जैसे ही उसने वापसी के लिए साइकिल मोड़ी, किस्मत ने अपना क्रूर खेल शुरू कर दिया। बादलों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया और ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। रघु बाजार के एक छज्जे के नीचे दुबक कर खड़ा रहा। देखते ही देखते शाम ढल गई और रात का पहला पहर शुरू हो गया। आसमान में चांद सितारों का नामो निशान नहीं था, बस घना डरावना अंधेरा था। जब बारिश थोड़ी कम हुई तो रघु ने अपनी साइकिल आगे बढ़ाई, लेकिन अभी वो कस्बे की सीमा से बाहर निकला ही था कि एक जोरदार फटाक की आवाज हुई। उसकी साइकिल का पिछला पहिया पंक्चर हो गया था। सुनसान सड़क, चारों तरफ जंगल, ऊपर से टूटता आसमान और हाथ में खराब साइकिल। रघु की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई। उसने बेबसी में साइकिल का पंप निकाला और हवा भरने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि शायद थोड़ी दूर तक पहिया साथ दे दे, पर सब बेकार था। उसे अपनी पत्नी लाली का चेहरा याद आ रहा था। वो सोच रहा था कि लाली जबान की भले ही कड़वी हो,
पर इस वक्त वो दिया जलाए उसके इंतजार में बैठी होगी। उसी घने सन्नाटे में उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। रघु का दिल जोर से धड़का। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत जो एक पुरानी चादर में लिपटी हुई थी, धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। उस औरत ने बड़े ही शांत और ममता भरे लहजे में पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? क्या तुम्हारी साइकिल ने जवाब दे दिया? रघु को उस अंधेरे में एक इंसान की आवाज सुनकर ऐसी राहत मिली जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उसने अपनी पूरी आप बीती सुना दी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे भी पास के शेखुपुर गांव जाना है। मैं भी इस अंधेरे से बहुत घबरा रही थी। शुक्र है तुम मिल गए। अब हम दोनों साथ साथ चलेंगे। रघु ने उसे अपनी मां के समान माना और दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगे। रास्ते भर वो औरत रघु से बातें करती रही। वो उसे हंसाती, पुरानी कहानियां सुनाती और रघु का डर कम करती रही। जब रघु ने उस पाकड़ के पेड़ के खौफ का जिक्र किया तो उस औरत ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये सब मन का वहम है। लोग अफवाहें फैलाकर खुश होते हैं। तुम बस भगवान का नाम लो और चलते रहो। रघु को लगा कि वो औरत कितनी सुलझी हुई है। जैसे जैसे वे उस बदनाम पाकड़ के पेड़ के करीब जा रहे थे, रघु की धड़कनें फिर से तेज होने लगी। वो विशाल पेड़ अंधेरे में किसी दैत्य की तरह खड़ा था। उसकी लटकती हुई जड़ें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी के हाथ उसे पकड़ने के लिए नीचे आ रहे हों। रघु ने डर के मारे अपनी आंखें नीची कर ली। तभी ठीक उस पेड़ के नीचे पहुंचते ही उस बूढ़ी औरत ने अचानक चलना बंद कर दिया। उसने एक ठंडी और सुलगती हुई आवाज में कहा, लो बेटा, तुम्हारा वो पाकड़ का पेड़ आ गया जिससे तुम इतना डर रहे थे। रघु ने जैसे ही उसकी तरफ देखने के लिए गर्दन घुमाई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहां नहीं थी। वो धुएं की तरह हवा में गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ पेड़ के पत्तों की सरसराहट और रघु की अपनी भारी सांसों की आवाज थी। रघु का पूरा शरीर कांपने लगा और उसे समझ आ गया कि वो जिस सहारे के साथ यहां तक आया था वो कोई इंसान नहीं बल्कि वही साया था जो उस पेड़ पर बरसों से बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। वो बूढ़ी औरत जो अब तक रघु को अपनी मीठी और ममतामयी बातों से बहला रही थी, वो अचानक उस भयानक सन्नाटे में हवा के एक झोंके की तरह ओझल हो गई। रघु का कलेजा मुंह को आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई जीता जागता इंसान इतनी जल्दी नजरों से ओझल कैसे हो सकता है। उसने पागलों की तरह उस अंधेरे में आवाजें दी, इधर उधर देखा, लेकिन वहां केवल बादलों के गरजने का शोर और बारिश की गिरती बूंदों की गूंज थी। रघु के मन में बैठा वो पुराना डर अब हकीकत की शक्ल लेने लगा था। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उस बूढ़ी औरत ने झूठे प्रेम का मुखटा पहनकर उसे अपने जाल में फंसा लिया था और वो उसे सीधे उस मौत के ठिकाने पर ले आई थी जिससे वो पूरी उम्र बचता आ रहा था। तभी अचानक आसमान की छाती को चीरती हुई बिजली चमकी और उस चंद सेकंड की रोशनी में रघु के सामने वो खौफनाक मंजर उभरा जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। उसके ठीक सामने वो चुड़ैल अपने असली और बीभत्स रूप में खड़ी एक डरावना ठहाका लगा रही थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। सिर के सफेद और रूखे बाल हवा में नागिनों की तरह लहरा रहे थे और उसका शरीर एक मैली कुचैली सफेद साड़ी में लिपटा हुआ था। उसके हाथों के नाखून किसी दरिंदे के पंजों की तरह लंबे और नुकीले थे और उसकी आंखों से एक सुर्ख लाल रोशनी निकल रही थी जिसने उस घने अंधेरे में भी एक राक्षसी आभा पैदा कर दी थी। वो खूंखार साया रघु की ओर बढ़ने लगा और उसकी आवाज किसी पुरानी कब्र की तरह भारी और गूंजती हुई सुनाई दी। उसने रघु के कानों में फुसफुसाते हुए कहा कि उसने बिल्कुल सही सुना था। वो इस पाकड़ के पेड़ की बरसों पुरानी मालकिन है और आज उसे लंबे समय बाद इंसानी खून का स्वाद चखने को मिलेगा। उसने ठहाका लगाते हुए बताया कि वो बाजार में ही किसी अकेले शिकार की तलाश में गई थी और रघु का भोलापन उसके काम आ गया। रघु के शरीर से पसीना छूटने लगा, उसका गला सूख गया और हाथ पांव पत्थर की तरह ठंडे पड़ गए। डर के मारे उसकी जबान लड़खड़ाने लगी,
फिर भी उसने हाथ जोड़कर मिन्नत की कि क्या अभी तो वो उसे अपना बेटा कह रही थी, तो क्या एक माँ अपने ही बच्चे की जान ले लेगी। ये सुनते ही उस चुड़ैल ने एक और कड़कड़ाता ठहाका लगाया और बड़ी बेरहमी से कहा कि अगर वो उसे बेटा ना कहती तो रघु इतनी आसानी से उसके पीछे पीछे इस मौत के सन्नाटे तक कैसे खिंचा आता। रघु के मुंह से एक चीख निकली, लेकिन वो आवाज उस जंगल और बारिश के शोर में दब कर रह गई। उस खूंखार बला ने तेजी से रघु की गर्दन अपनी बर्फीली उंगलियों से दबोच ली और अपने जहरीले नुकीले दांत उसकी नसों में गड़ा दिए। उस असहनीय पीड़ा और खौफ के कारण रघु की आंखें उलट गईं और वो बेदम होकर कीचड़ से सनी जमीन पर गिर पड़ा। उधर कैथी गांव में रघु की पत्नी सरिता का मन किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। रात ढलती जा रही थी और रघु का अब तक ना लौटना उसकी चिंता को दहशत में बदल रहा था। उसने अपने किशोर बेटे आर्यन को भागकर पड़ोसी दीनदयाल के घर भेजा। जब दीनदयाल वहां पहुंचा तो सरिता रोते हुए उससे विनती करने लगी कि वो उसके पति की तलाश करे। दीनदयाल ने बिना देरी किए गांव के कुछ निडर युवाओं को इकट्ठा किया। सब जानते थे कि उस रास्ते पर क्या खतरा हो सकता है, इसलिए वे टॉर्च, लाठियां और अपनी पूरी हिम्मत लेकर साइकिलों पर सवार हो गए। वे नौजवान सड़क के हर कोने को अपनी टॉर्च की रोशनी से खंगालते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वे उस बदनाम पाकड़ के पेड़ के करीब पहुंचे, उनकी टॉर्च की रोशनी ने एक भयानक दृश्य दिखाया। दूर से ऐसा लग रहा था कि जमीन पर कोई लेटा है और उसके ऊपर एक काला साया झुका हुआ है। ये देखकर उन सब के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए जैसे ही वे लाठियां तानकर पेड़ की ओर लपके, वो काला साया पलक झपकते ही ऊपर की डालियों में विलीन हो गया। वहां रघु बेसुध पड़ा था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, पर सीने पर हाथ रखने पर उसकी धीमी चलती धड़कनों का एहसास हुआ। वे लोग तुरंत उसे लेकर कस्बे के अस्पताल की ओर भागे। वहां के डॉक्टर रघु की हालत देखकर हैरत में पड़ गए। उसका शरीर एकदम पीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी रगों से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली हो। उसे तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत थी। गांव के युवाओं ने बिना सोचे अपना खून दिया और उसे नया जीवन दान मिला। रघु के गले पर दांतों के 2 गहरे निशान डॉक्टर के लिए एक पहेली थे, जिसे उन्होंने किसी जंगली जानवर का हमला करार दिया। लेकिन रघु और उस रात वहां मौजूद हर इंसान जानता था कि वो हमला किसी जानवर का नहीं, बल्कि उस पाकड़ की चुड़ैल का था। रात के सन्नाटे में जब रघु को होश आया और उसने अपनी आप बीती सुनाई, तो सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उस मौत के फंदे से बाल बाल बचा था, लेकिन उस खौफनाक रात की यादें अब भी नंदनपुर की उस सुनसान सड़क पर हवाओं में तैरती महसूस होती हैं। रघु तो उस रात बच गया, लेकिन पाकड़ के नीचे खड़ा वो साया आज भी वहीं है। अगली बारिश, अगला बुधवार और अगले अकेले मुसाफिर का इंतजार करता हुआ। नंदनपुर की उस सड़क पर आज भी लोग तेज कदमों से गुजरते हैं, क्योंकि कुछ रास्तों पर देर होना नहीं, रुकना मौत बन जाता है। ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए रात फ्लिक्स के साथ, और याद रखिए, रात में हर आवाज अकेली नहीं होती।